हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है क्या होता है और समीकरण क्या होता है, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जा रहा है। फर्स्ट लेसन होने वाला है आज आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं के बारे में रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट लेसन यही है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह जो है मतलब रासायनिक समीकरण जो है यह किस बुक से पढ़ना हम लोग को, तो यह रसायन शास्त्र का फर्स्ट लेसन जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि रसायन शास्त्र जो होता है क्या होता है, इसके पिता किसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि रसायन शास्त्र क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर पिता की बात की जाए ना, तो रसायन शास्त्र के पिता जो होते हैं, रसायन शास्त्र का कोई पिता नहीं होता। आधुनिक रसायन शास्त्र जो होता है उसके पिता जो होते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता, आधुनिक रसायन के पिता जो होते हैं ना, वो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है आधुनिक रसायन के पिता। रसायन शास्त्र जो है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है रस और दूसरा है शास्त्र। ठीक है, यानी रस के मतलब होता है कि जो आपका लिक्विड फॉर्म हो वो रस कहलाता है, और रसों के अध्ययन को हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है जिसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें अगर रासायनिक समीकरण के बारे में, तो बताया जाता है कि रासायनिक समीकरण जब दो तत्वों को आपस में मिलाया जाए और मिलने के बाद ना कोई नए तत्व का निर्माण हो जिसका गुण पहले वाले तत्वों के गुण से भिन्न हो, और उनको हम लोग अगर संकेत या सूत्रों के रूप में लिखते हैं तो हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया जाता है कि जब दो तत्वों को आपस में मिलाया जाता है, दो तत्वों को मिलाने के बाद अगर कोई नया तत्व बनता है जिसका गुण मूल तत्वों के गुण से भिन्न होता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मिला H और O, इनके मिलने से जो है ना H2O बना। तो यह जो H2O बना ना, H2O जो होगा आपका बाबू लिक्विड फॉर्म का हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन गैस रूप में होता है और ऑक्सीजन गैस रूप में होता है। तो दो तत्वों को मिलाने के बाद जो हमारा यह तीसरा तत्व बना, यह तीसरा तत्व का गुण जो है इन दोनों तत्वों के गुण से भिन्न है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर इन दोनों तत्वों के गुण से इनका गुण अलग नहीं होता तो यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाते। और रासायनिक अभिक्रिया में हम लोगों ने तत्वों को जो है संकेत और सूत्रों के रूप में लिखा, इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण जो होता है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जो होता है ना लिखित समीकरण होता है, एक को हम लोग बोलते हैं लिखित समीकरण, और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सूत्र समीकरण। ठीक है, लिखित समीकरण क्या होता है, देखिए लिखित समीकरण क्या होता है। तो लिखित समीकरण के बारे में बताया जाता है, जैसे आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब हम इन लोगों को ना ऐसे हिंदी में लिख दे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में फिर हम प्लस करके ऑक्सीजन लिखते हो, ऑक्सीजन। तो अगर हम उनके ना संकेत ना लिखकर उनके नामों को लिखते हैं ना, तो ऐसे समीकरणों को हम लोग कहते हैं लिखित समीकरण। ठीक है, ऐसे समीकरणों को हम लोग लिखित समीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है लिखित समीकरण के बाद शुद्ध समीकरण, यानी कि हम लोग जब ना इनके नामों को सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सूत्र समीकरण। ठीक है,
रासायनिक के समीकरण समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है ना, तो उसमें दो भाग होता है। एक होता है अभिकारक और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक और प्रतिफल, इन दोनों भागों के बारे में बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें दो पार्ट्स होता है। अगर आप देखिएगा तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने लिखा यह आपका A प्लस बी जो है ना, यह मिलके C प्लस डी बना रहे हैं, तो इसमें दो भाग दिखाई दे रहा होगा। ये एक भाग जो है जिसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। और तीर चिन्ह के बाद जो आपका यह बना हुआ पदार्थ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, इसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल और ये होता है अभिकारक। अभिकारक के बारे में बताया जाता है कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल के बारे में बताया जाता है कि अभिकारक के द्वारा जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहा जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपको एक तीर चिन्ह दिखाई देता है और यह तीर चिन्ह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। अभिक्रिया का दिशा बताने का काम करता है और वो तीर चिन्ह जो दिखाई देता है, ठीक है। तो अभिकारक और प्रतिफल दोनों जो होते हैं ना, यह समीकरण का भाग होते हैं। एक जिनको मिलाने से प्रतिफल बनता है और एक वो नए पदार्थ जिनको मिलाया जाता है, ठीक है। तो यह अभिकारक होते हैं नए पदार्थ, और इनके द्वारा जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल, उसके बाद जो होता है अभिकारक और प्रतिफल के बाद अगर बात करें, देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है ना, वो तत्वों के परमाणुओं के आधार पे दो वर्गों में बांटा जाता है। तत्वों के परमाणुओं के आधार पर रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। दूसरा जो होता है संतुलित समीकरण, और दूसरा जो होता है असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। देखिए संतुलित समीकरण किसे कहा जाता है? संतुलित समीकरण किसे कहा जाता है? तो बताया जाता है कि जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिखा था कि 2H+O यह H2O बनाता है, ठीक है। तो यह आपका अभिकारक हुआ। अभिकारक में अगर बात की जाए तो अभिकारक में अगर देखा जाए तो हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। प्रतिफल में अगर बात करें तो देखिए प्रतिफल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्याएं जो है आपस में बराबर है। जब बराबर है तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह समीकरण जो है, यह समीकरण संतुलित समीकरण है। अगर नहीं होता बराबर तो कहते हैं कि समीकरण संतुलित नहीं है, असंतुलित समीकरण है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिए H+Cl 2HCl यह आपका अभिकारक हुआ और यह आपका प्रतिफल हुआ। अभिकारक में जो है हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या भी 1 है। प्रतिफल के बारे में बात करें तो प्रतिफल में आपका हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या 2 है। जब ऐसे समीकरण मिलते हैं कि अभिकारक में जो परमाणु है, अभिकारक में जो तत्व है और प्रतिफल में जो तत्व है, दोनों के परमाणु जब आपस में समान नहीं होते हैं तो वैसे समीकरणों को असंतुलित समीकरण कहा जाता है, ठीक है। और यह समीकरण जो है ना आपका, इस समीकरण को हम लोग कहेंगे असंतुलित समीकरण है। यह समीकरण असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए ना बहुत सारी विधियां बताई जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि असंतुलित समीकरण जो होते हैं उनको कैसे संतुलित किया जाता है। संतुलित करने की बहुत सारे प्रोसेस होता है, जैसे हीट एंड ट्रायल विधि होता है,
गुणक का विधि होता है, बहुत सारे ऐसे विधि है जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया, उसके बाद अभिकारक, प्रतिफल, संतुलित अभिक्रिया, असंतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण के बाद अगर बात की जाए तो हम लोगों को आगे पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता पढ़ना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता होती है ना, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसमें बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं होता है जिसके बाद जो होता है ना, रंगों में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अभिक्रिया से पहले तत्वों कुछ और कलर के लिए, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद उसका कलर जो होता है कुछ और हो जाता है, रंग परिवर्तन भी देखा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन भी देखा जाता है। मान लीजिए हम लोगों ने अभिक्रिया कराया ठोस और ठोस से, और पदार्थ हमें प्रतिफल जो हो वो प्राप्त हुए, द्रव और द्रव प्राप्त हो गया या फिर गैस प्राप्त हो गया, तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तीसरी बात अगर बताई जाए, देखिए अवस्था परिवर्तन के बाद आता है कि ताप में भी परिवर्तन होता है। ताप में परिवर्तन मतलब ताप परिवर्तन कहने का यह हुआ कि जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है कि अभिक्रिया होने के बाद जो होता है हमें ताप मिलता है। बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जब हम उनका अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ताप देने की आवश्यकता पड़ती है। चौथे नंबर पर अगर बात करें ताप के बाद, तो होता है कि गैसों की उत्पत्ति, गैसों की उत्पत्ति यानी कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जिनके होने के बाद गैस जो होते हैं रिलीज होते हैं। बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होती है जिनको होने के बाद जो होता है, जिनके होने के बाद जो है गैसों की उत्पत्ति होती है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करते हो तो इनमें क्या होता है कि छेप का भी बनना होता है, और छेप का बनना, और छेप क्या होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दही जमाया जाता है तो किसी कारणवश दही क्या होता है कि फट जाता है, फटने के बाद नीचे उसके अर्ध तरल ठोस पदार्थ जम जाते हैं जबकि ऊपर जो होता है पानी जम जाता है, तो वही एक अवक्षेप का रूप होता है। बताया जाता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो उसमें क्या होता है, प्रतिफल जो होता है ना ठोस अर्ध ठोस रूप में अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, अवक्षेप का भी बनना होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया की इतनी सारी विशेषताएं हैं। उसके बाद अगर बात की जाए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बाद, तो हमें पढ़ना होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ना है। अभिक्रिया के प्रकार के बाद बहुत सारा ऐसा है कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसके लिखने का जो है नियम है, लिखने से क्या लाभ होता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में हम लोग जो है सूत्रों का ही प्रयोग क्यों करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिकों को अभी हम लोग को पढ़ना है कि असंतुलित समीकरण जो होता है रसायन शास्त्र में क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, तो सबसे पहला प्रकार आता है जिसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में बताया जाता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग कर एक नए तत्व का निर्माण करते हो जिनका गुण मूल तत्वों के गुण से भिन्न हो तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe जो है वो Cl के साथ अभिक्रिया किया और Cl के साथ अभिक्रिया करके FeCl बना ले, तो इस अभिक्रिया को हम लोग जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो तत्व मिलेगा और दो तत्वों के मिलने से एक ही तत्व का निर्माण होगा, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को आप लोग संयोजन का अर्थ भी जानते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ जो होता है वो होता है जुड़ना, यानी कि जुड़ेगा तब जाके एक तत्व बनेगा। यानी दो तत्व या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक ही तत्व बनता हो तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद बात करें, दूसरे नंबर पे आपका आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बताया जाता है
कि अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिकों के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक के अणु बनते हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 जो है ना, ये CaO और CO2 में टूट जाता है। मतलब एक आपका अणु जो है ना, दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाए, तो इस अभिक्रिया को ही हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जहाँ की इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा वियोजन, वियोजन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वियोजन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये आपका जो होता है वियोजन होता है। ठीक है, आगे बताया जाए वियोजन अभिक्रिया के बाद अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जो होता है ना, इसका बहुत सारा प्रकार होता है। अपघटन अभिक्रिया में अगर हम बात करें तो एक होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद आता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद आता है ताप अपघटन अभिक्रिया। ये तीन प्रकार की जो है अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें ना वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के, देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में बताया जाता है कि कोई भी अभिक्रिया अगर अपघटित तो हो रही है, अगर वह वैद्युत की उपस्थिति में हो रही हो, तो वैसे अपघटन अभिक्रिया जो वैद्युत की उपस्थिति में होती है तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा Na और Cl, यह अभिक्रिया जो है ना वैद्युत की उपस्थिति में अपघटित होती है, वैद्युत की उपस्थिति में अपघटित होती है, तो इसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह अपघटित होगा ना, तो एक बन जाएगा Na+ और दूसरा बनेगा Cl-। तो यह अभिक्रिया जो होगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के लिए ना अगर क्रिया विधि पढ़ना है, तो इस अभिक्रिया को कराने के लिए ना एक बड़ा सा बीकर लिया जाता है और उस बीकर में दो धातु के रॉड डाले जाते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। इसे हम लोग एनोड मानते हैं और एनोड माइनस होता है। कैथोड जो होता है यह प्लस होता है। इन दोनों को ना सेलों से जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जो है सेलों से जोड़ने के बाद इसमें धारा प्रवाहित कराया जाता है। धारा प्रवाहित कराया जाएगा, जो इसके अंदर विलयन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर और धनायन पर चला जाता है, और जिसमें जो इसमें आपका अधातु होता है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके और यह ऋण आयन बना लेता है। ऋण आयन बनाने के बाद यह जो होता है एनोड पर मुक्त हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद लेके तापीय अपघटन अभिक्रिया, जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है ताप अपघटन अभिक्रिया। ताप अपघटन अभिक्रिया में बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में यानी कि गर्मी की उपस्थिति में घटित होता हो, तो उसे हम लोग तापीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसके ऊपर ना आप ऐसे तीर के जैसे त्रिभुज के जैसे संरचना बने हुए देखते हैं, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। और इसका मतलब हुआ ना कि वो अभिक्रियाएं जो है वैद्युत की उपस्थिति में घटित हो रही है, ताप की उपस्थिति में घटित हो रही है। जब कोई अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में घटित होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका अभिक्रिया आता है वैद्युत अपघटन के बाद, अपघटन अभिक्रिया के बाद तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे हम लोग अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसका नाम होता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, तो उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और भस्म जो है आपस में अभिक्रिया करे, अम्ल और भस्म जो है आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, तो उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl जो है आपका, यह एक प्रकार का HCl जो है यह एक प्रकार का आपका अम्ल है, ठीक, और NaOH जो है यह एक प्रकार का भस्म है। जब यह दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो लवण और लवण के साथ साथ आपका जल बना। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद
चौथे नंबर पे आपका आता है कि उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। उष्मा छेपी, देखिए उष्मा शोषी और उष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में बताया जाता है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जो उष्मा का अवशोषण करती है। जब कोई अभिक्रिया उष्मा का अवशोषण करेगा तो अभिकारक के साइड में प्लस उष्मा लिखा हुआ रहता है। अगर अभिक्रिया उष्मा का अवशोषण करता है तो उष्मा जो है वो अभिकारक की ओर प्लस करके लिखा होता है। यदि उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक होता है, अभिकारक की ओर नहीं प्रतिफल की ओर जो है प्लस उष्मा लिखा होगा। प्लस उष्मा प्रतिफल की ओर लिखा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अभिक्रिया के बाद जो है ना उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और ऐसी अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी कब, जब आप चूना को जलों में डालते हैं। तो चूना को जलों में डालने के बाद आपको एक ऐसी अभिक्रिया मिलती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि वहाँ से उष्मा जो है उत्सर्जित हो रहा है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी छेपी अभिक्रिया। और जिसमें प्रतिफल की साइड में प्लस उष्मा लिखा हो तो उसको हम लोग कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि यह उष्मा का अवशोषण कर रहा है। तो उष्मा का अवशोषण करने वाला उष्मा शोषी हो जाएगा और उष्मा का उत्सर्जन करने वाला उष्मा छेपी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए उष्मा छेपी और उष्मा शोषी के बाद, तो हमें पढ़ना है एकल विस्थापन। 5वें नंबर पे हमें पढ़ना है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है तो बताया जाता है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें कम क्रियाशील यौगिक के लवण जो होता है ना अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाता हो, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा CuSO4। CuSO4 जो होता है ना, यह जो है कम क्रियाशील धातुओं द्वारा, CuSO4 जो होता है कम क्रियाशील धातुओं द्वारा अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील धातुओं के लवण। जैसे CuSO4 जो है इनको ना जब हम लोग इनसे यानी Cu से ज़्यादा क्रियाशील धातुओं के साथ इनके लवणों की अभिक्रिया कराते हो और Cu को विस्थापित कर देता हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया में बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील धातु के लवण से ना अधिक क्रियाशील धातु जो हो कम क्रियाशील धातु के लवणों को विस्थापित कर देता हो। विस्थापित का मतलब होता है अलग कर देता हो, तो उसके फलस्वरूप जो ये तत्व बन रहा है, इस तत्व को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील लवण से ना अधिक क्रियाशील धातु जो है इनको विस्थापित कर देते हैं। इनके विस्थापन के द्वारा जो हमारा यौगिक बनता है, इसके बीच हुई क्रिया को हम लोग कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इनके बीच हुई अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखिएगा ना, देखिए Cu जो था वो Fe से ज़्यादा क्रियाशील है और Fe को Cu का गया है कि विस्थापित कर दिया और बना लिया है CuSO4 और Fe बना है। तो यह हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया हुआ। इसके बाद आता है एकल विस्थापन के बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जो है ना अपने आयनों का आदान प्रदान करते हो। आयनों का आदान प्रदान का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए A+ है और B- है, फिर C+ है और D- है, तो प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाए, यानी A जुड़ जाएगा आपका D के साथ और उसके बाद C जुड़ जाएगा आपका B के साथ। तो ऐसी अभिक्रिया हो ना कि जब एक यौगिक के प्लस दूसरे यौगिक के माइनस के साथ
और दूसरे यौगिक का माइनस इस पहले यौगिक के प्लस के साथ जुड़ते हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो हमें पढ़ना है अगला नंबर पे ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीकरण के बाद हम लोग को पढ़ना है अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जहां ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले, मतलब ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और अवकरण अभिक्रिया में बताया जाता है कि वैसी अभिक्रिया जहाँ ऑक्सीजन का निष्कासन हो और हाइड्रोजन का जुड़ाव हो, यानी ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, इस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है कि अगर ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हो तो इस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना दोनों साथ साथ होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है।